हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी क्लास 9th एंड 10th की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलेंगी, जहाँ पे हम लोग आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाएंगे, अलग अलग चैप्टर के बारे में आपको बताएंगे और आपकी मदद करेंगे ताकि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर स्कोर कर पाओ। तो इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होती है अब। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं कि नेसेसिटी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की, हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है। देखो, पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करती है डेमोक्रेसी को और सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी को। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही बात समझाई थी। पॉलिटिकल पार्टी सर्व करती है एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिप्रेजेंटेटिंग अ वाइड एरे ऑफ ओपिनियंस। ओपिनियन का एक वाइड एरे लेकर आती है, आइडियोलॉजीज लेकर आती है और इंटरेस्ट लेकर आती है, जो भी सोसाइटी में आजकल चल रहा है उन चीज़ों को लेके। पर अब सोचो कि अगर इफ देयर वर ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और नो पॉलिटिकल पार्टी, अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते और पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो क्या होता? गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करते। भैया क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं इसके अंदर। फेडरलिज्म पढ़ा था ना, तो फेडरलिज्म में हमने देखा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे तो उन पर काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हम लोग पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं बना पाएंगे। कोई भी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहर पाएगा कंट्री को देखने के लिए। ज़्यादा फोकस हमारा सिर्फ लोकल इश्यूज में रह जाएगा और एनहेंस अकाउंटेबिलिटी जो इंडिविजुअल्स की होती है वो लिमिट कर देगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक ही रह पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक इंडिविजुअल कैंडिडेट की बजाय कि एक पार्टी में ही जाए। और यार, पॉलिटिकल पार्टीज ने एक फेस देती है इंडिविजुअल कैंडिडेट को। आप इंडिविजुअल कैंडिडेट को नहीं जानते होंगे, पर आप लोग एक पॉलिटिकल पार्टी, अगर मैं बीजेपी की बात करूँ ना, तो आप बीजेपी को जानते हो। बीजेपी के अंदर कितना कार्य करता है और वो क्या काम करते हैं वो उनको बताना पड़ता है। मैं बीजेपी से हूँ या झंडा लगाना पड़ता है बीजेपी का। सेम गोज विद कांग्रेस। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के एक झंडा लगाना पड़ता है, कांग्रेस बताना पड़ता है। सेम विद आम आदमी पार्टी, सेम विद राष्ट्रीय समाज, वो उनसे समाजवादी पार्टी, सेम विद आरएसएस, सेम विद एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उन सबके लिए सिमिलर है। अब डिफरेंट पार्टी सिस्टम क्या है भैया? देखो, दो तरीके के पार्टी सिस्टम होता है। एक होता है वन पार्टी सिस्टम, जिसको हम लोग जो है कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। ये कॉम्युनल पार्टी होती है। चाइना में फॉलो होता है ये स्ट्रक्चर, जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होती है और वही पार्टी जो है इलेक्शन भी रन करेगी। वहाँ पे इलेक्शन होते हैं हर 6 साल में, पर चॉइसेस ही नहीं है, वहाँ वैलिड चॉइस नहीं है। जो भी पार्टी है जो कम्युनिस्ट, उसको चाइना की कम्युनिस्ट ईसीबी के पास जाना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरे ये लोग। यार, एक ऑपोजिशन की पार्टी एग्जिस्टिंग पार्टी के पास ही जा रही है बताने के लिए कि मेरे ये बंदे हैं। बड़ी चीज़ें हैं वहाँ पे, बहुत चीज़ें हैं जो गलत हैं। इट रेफर्स टू अ पॉलिटिकल सेटअप जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लीगली अलाउ होती है होल्ड करने के लिए पावर, इवन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट, इवन कॉन्टेस्ट करने के लिए इलेक्शंस, जैसे कि चाइना। इंडिया में 2 और मोर पार्टी सिस्टम है। हमारे यहाँ पे 2 से ज़्यादा पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे क्या होता है, एक पॉलिटिकल चॉइस होती है कि आप लोग जो, सॉरी इंडिया में नहीं, यूएस और इंग्लैंड में, कि आप लोग जो हो एक मल्टीपल पार्टी को चूज कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, पर वो लिमिट होती है 2। जैसे यूएस की बात करो तो यूएस में सिर्फ 2 ही पार्टी है, या तो रिपब्लिकन या तो डेमोक्रेट्स। कभी रिपब्लिकन जीतती है तो कभी डेमोक्रेट जीतती है, कभी डेमोक्रेट जीतती है तो कभी रिपब्लिकन जीतती है। हर किसी की अपनी अपनी एक चॉइस है। वहाँ पे ट्रेंड चलते हैं। कभी रिपब्लिक पार्टी अच्छा कर रही होगी तो रिपब्लिक पार्टी ही जीतती जाएगी, कभी डेमोक्रेटिक पार्टी अच्छा कर रही होगी तो डेमोक्रेट पार्टी जीती। और वहाँ पे एक और सिस्टम है, जो सरकार वहाँ पे जो बंदा 2 टर्म के लिए जीत जाता है, पहले तो वहाँ टर्म भी 4 साल का है, और अगर वहाँ पे 2 बार बंदा जीत गया है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार 2 बार जीत जाते हैं, 4 साल 4 साल 8 साल हो गए, बस अब तीसरे इलेक्शन से डोनाल्ड ट्रंप खड़े नहीं हो सकते। दे हैव टू चेंज द रिप्रेजेंटेटिव। रूल अच्छा है, पावर किसी के हाथ कन्फाइंड नहीं रहती, पर ये रूल गलत भी है। 4 साल में आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझ पाते, आप 4 साल में कंट्री कैसे समझोगे, वो भी इतनी बड़ी। तो इंडिया में भी ये सिस्टम नहीं चल रहा था, तो इंडिया में आया मल्टी पार्टी सिस्टम। नो, व्हाट डज मल्टी पार्टी सिस्टम? इन्होंने बोला ना हम एक पार्टी रखेंगे ना हम 2 पार्टी रखेंगे, हम रखेंगे बहुत सारी पार्टी।
शुरुआत में नहीं था ऐसा, शुरुआत में कांग्रेस थी और छोटी मोटी अलग अलग पार्टीज थी। फिर एक इलेक्शन आया, दूसरा इलेक्शन आया, धीरे धीरे इनकी ऑपोजिशन में पार्टीज बढ़ने लगी और आज हमारे पास बहुत सारी पार्टीज हैं जो नेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड है। ईसी के पास नेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड हो रखी है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम का फायदा क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती है टू सिलेक्ट व्हाट पार्टी वी वांट और हु वी वांट टू रिप्रेजेंट अस इन वर्ल्ड। बट इसका नुकसान भी होता है कि वैल्यूएबल चॉइसेस या मीनिंगफुल चॉइसेस लिमिटेड हो जाती है। अब पार्टी सिस्टम जो होता है कंट्री का वो इवॉल्व करता है टाइम के टाइम, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोसाइटी के ऊपर, उसके सोशल और रिलीजियस डिविजन्स पे। करंटली मोर देन 750 पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड है विद ईसी ऑफ इंडिया। भाई साहब, और आप मुझे एक बात बता दो, हार्डली 3 या 4 या 5 पार्टीज के अलावा आपको कौन सी पार्टी के नाम याद है? नहीं है। 750 तो बिल्कुल नहीं है, किसी को भी नहीं होंगे याद। अब पॉलिटिकल पार्टीज भी दो डिविजन्स में बटी हुई है, एक होती है नेशनल पार्टी, एक होती है स्टेट। स्टेट में अलग पार्टीज होती है, नेशनल में अलग पार्टी होती है। नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है जो बेसिकली पूरे नेशन में अपना कॉन्टेस्ट लड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी कुछ टाइम पहले तक वो स्टेट पार्टी थी क्योंकि वो काफ़ी स्टेट्स में अपनी सीट्स को सिक्योर नहीं कर पा रही थी। मेरे हिसाब से उनको 1/3 या 1/4 स्टेट्स में जीतना होता है, तभी वो एक नेशनल पार्टी बनती है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6 स्टेट्स में उनको अपनी सरकार लानी होती है, तो ही वो एक नेशनल पार्टी बन सकती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स चेक। तो कंट्री वाइड पार्टीज जो होती है उनको नेशनल पार्टी कहा जाता है। देयर वर 7 नेशनल पार्टीज इन द कंट्री 2017। क्राइटेरिया क्या होता है रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी का? 6% वोट होना चाहिए लोकसभा में या 6% वोट होना चाहिए असेंबली इलेक्शंस में इन 4 स्टेट्स। मैंने बोला था हो सकता है मैं गलत हूँ, तो 4 स्टेट्स उनके पास इलेक्टेड होनी चाहिए, वो 4 स्टेट्स में इलेक्टेड होना चाहिए। उनको 4 सीट जीतनी होती है लोकसभा इलेक्शन में, तभी वो एक नेशनल पार्टी बन पाती है। अब उनमें क्या होता है कि उनमें उनको यूनिक पार्टी सिंबल दिया जाता है और उनको एक स्टेटस मिलता है पॉलिटिकल पार्टी का। तो 7 नेशनल पार्टीज कौन सी है? पहली तो सबसे पहली आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, 1980 में बनी थी। इन्होंने रिवाइव करा था भारतीय जनसंघ से, जो बेसिकली 1951 में बना था, और इनको बनाया था श्याम प्रसाद मुखर्जी ने। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म लेकर आना चाहते थे, अंत्योदय करना चाहते थे, JNK को इंटीग्रेट करना चाहते थे, प्रॉपर सिविल कोड लाना चाहते थे और इंडियन नेशनलहुड लेकर आना चाहते थे। तो ये बने क्या थे? 1988 से एनडीए में आए और एनडीए से सेंट्रल गवर्नमेंट बनी इन आफ्टर 2014। कंगना रनौत ने क्या कहा था? 2014 के बाद ही हम आज़ाद हुए हैं, वो ये कह रहे थे। हम हुए क्या 2014 के बाद आज़ाद? मुझे तो लगता था 1947 में हुए थे। उसके बाद अगली आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 1885 में फाउंड हुई थी, वे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटिक्स में आफ्टर इंडिपेंडेंस। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? सेंट्रिस्ट पार्टी है, सपोर्ट करती है नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं इंडिया में। और ये रूलिंग पार्टी थी सेंटर की 77 से लेके 89 तक, 14 ये अप्रोक्सीमेटली कितने साल, 12 साल लगातार राज करा इन्होंने। यूपीए के लीडर थे जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करी थी 2004 से लेकर 2014 तक। नेक्स्ट, उसके बाद एक और पार्टी है जिसका नाम था ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, साउथ में जीतती है ये 1998 एक जनवरी को बनी थी। ये बनाई थी बाय ममता बनर्जी, रिकॉग्नाइज करी जाती है नेशनल पार्टी इन 2000 साउथ में नहीं, बंगाल में। ये पावर में आई है वेस्ट बंगाल में 2011 से। इन्होंने सेकुलरिज्म की बात करी थी, फेडरलिज्म की बात करी थी। अब ये क्या था? ये 34 सीट जीत चुकी है इन जनरल इलेक्शंस, 4th लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में और 3.84% वोट्स रखती है ये। उसके बाद आती है एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। काफी पार्टीज जो है वो बाद में खत्म हो गई थी। तो फिर ये 1999 में बनी थी, मेंबर ऑफ यूपीए थे ये लोग। 2004 से बाद में अलग हो गए थे। एक मेजर पार्टी जो थी महाराष्ट्र में थी, मणिपुर में, मेघालय में और असम में। उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? प्रमोट करते थे डेमोक्रेसी को, गांधीइज्म को, सेकुलरिज्म को, इक्विटी लेकर आना चाहते थे और सोशल जस्टिस चाहते थे। ये हाई ऑफिस जो थे गवर्नमेंट को ये चाहते थे कि भैया कन्फाइंड हो जाए नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री।
ये लोग ये चाहते थे कि जो हायर ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल बॉर्न सिटीजन, जो कंट्री के नेचुरल बॉर्न सिटीजन है उनके लिए ही रहे, और किसी के लिए ना रहे, मतलब कोई और बंदा यहाँ पे इलेक्ट ना हो पाए। फिर आई CPI, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहा गया। ये 1925 में आज़ादी से पहले बनी थी, और बाद में CPI और CPIM बन गई थी 1964 में। CPIM मतलब मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट कौन थे? जो मार्क्स की आइडियोलॉजी पे चलते थे उनको मार्क्सिस्ट कहा गया था। ये लेफ्ट फ्रंट के पिलर थे। काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है इनकी केरला में, वेस्ट बंगाल में और पंजाब में भी। इनकी आइडियोलॉजी क्या है? बिलीव करते हैं मार्क्सिज्म में, लेनिनिज्म में, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी। मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म ये जो है बड़ी बड़ी पॉलिटिकल टर्म्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के जब क्लास 11th में जाते हो, 12th में जाते हो, तो तब वहाँ समझाई जाती है। आइडियोलॉजी है, लेनिन अलग बंदा था, मार्क्स अलग बंदा था। कार्ल मार्क्स अलग थे, लेनिन अलग थे। ये अपोज करते हैं फोर्सेस ऑफ सक्सेशन को और कम्युनलिज्म को। ये कहते हैं कि सक्सेशन नहीं होना चाहिए और कम्युनलिज्म भी नहीं होना चाहिए, हालांकि इनका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। फिर मार्क्सिस्ट जो मैंने बताया 1964 में बनी थी, ये CPI से अलग हुई थी। इनकी वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में ज़्यादा इनकी पकड़ बनी हुई है। ये वेस्ट बंगाल में थे ऑलमोस्ट 34 ईयर्स कॉन्टीन्यूसली। आइडियोलॉजी जो थी वो ये थी कि नई इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आना चाहते थे, जो फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल लेकर आए और गुड्स के लिए आए, पैसा आए बाहर से। ये सपोर्ट लोग पुअर फैक्ट्री को सपोर्ट करती थी, पुअर फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, और जो इंटेलिजेंसिया जो लोग थे, जो अपने आप को बहुत समझदार व्यक्ति समझते थे, वो भी इनको सपोर्ट करते थे। फिर आई BSP, जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, 1984 में फाउंड हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। उसके बाद ये आइडियोलॉजिकल बेस जो था, ये अम्बेडकर आइडियोलॉजिकल बेस पे चलती है, साहू महाराज के, महात्मा फूले और पेरियार रामास्वामी के। ये लोग वो थे, आप लोगों को अम्बेडकर की से पता लगी गया होगा, बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, हर किसी को पता है, आई डोंट हैव टू स्पीक अबाउट इट। साहू महाराज, महात्मा फूले और पेरियार रामास्वामी, इन सब की आइडियोलॉजी सिमिलर थी, तो इसीलिए BSP की पार्टी फॉर्म हुई थी। इनका यूपी में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और उन्होंने कोएलिशन गवर्नमेंट बना रखी है काफ़ी टाइम से। काफ़ी टाइम तक ये कोएलिशन गवर्नमेंट भी बनाते थे, और ये रिप्रेजेंटेशन लेकर आना चाहते हैं और पावर सिक्योर करना चाहते हैं बहुजन समाज की। बहुजन समाज अलग लोग होते हैं, SC ST OBC टाइप, नॉट दोस। इफ आई एम रॉन्ग देन आई एम सॉरी, पहले मैं बोल रहा हूँ। अब स्टेट पार्टीज क्या होती हैं? वो सारी नेशनल पार्टीज के अलावा जो भी पार्टीज होती हैं, जो अभी तक नेशनल पार्टी बन नहीं पाई हैं, वो स्टेट पार्टी होती है, और वो स्टेट पॉलिटिक्स में ही पार्ट लेती है। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये फेडरल सिस्टम बनाते हैं, डेमोक्रेसी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, पार्लियामेंट को डाइवर्स और अलग करते हैं, साथ के साथ ये लोकल इश्यूज का ध्यान रखते हैं। जो भी आपके लोकल इश्यूज होते हैं ना, उनका ध्यान ये लोग रखते हैं। कभी कभी नेशनल पार्टीज जो होती हैं वो हेल्प करती हैं स्टेट पार्टीज को बनाने में, गवर्नमेंट फॉर्म करने में। एग्जाम्पल शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी, ये सारी की सारी स्टेट पार्टीज है, बट ये वहाँ पे पार्टीज बनाने का काम भी करती हैं। अब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट पार्टी, पहला 6% वोट होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और एटलीस्ट 2 सीट्स जीती होनी चाहिए लोकसभा में। इसके बाद आता है पॉलिटिकल पार्टीज का चैलेंज। तो पहला होता है कि इंटरनल डेमोक्रेसी की लैक होती है, पावर अगर एक ही के हाथ में हो जाए तो वो गलत है। फिर यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती, जिस वजह से इनोवेशन नहीं हो पाती, और जो एबिलिटी होती है पार्टी की, वो अडेप्ट नहीं कर पाती सोसाइटल नीड्स को, जैसे जैसे वो बदलता जा रहा है। फिर यहाँ पे डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, एक के बाद एक के बाद एक, मेरा बेटा राजा, मेरा बेटा राजा, मेरा बेटा राजा, वो बनता जाता है। फैमिली लीडर्स डोमिनेट करते हैं टॉप पोजीशंस को। साथ के साथ यहाँ पे डिस्करेज भी हो सकता है न्यू लोगों का, क्योंकि वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते ज्वाइन करने के बाद पार्टी को। उसके बाद लोग जिनके पास कम एक्सपीरियंस होते हैं वो टॉप पोजीशन में भी आ सकते हैं, जो कि बेसिकली अच्छा नहीं है किसी भी पार्टी के लिए। अगला पॉइंट आता है मनी एंड मसल पावर। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है यार, हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर पॉलिटिक्स में मनी और मसल पावर बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। आप लोग देखते हो, पैसे का तो शो है ही है यार, हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर पॉलिटिक्स में। आप लोग देखते हो जब भी कॉन्टेस्ट होना होता है, बड़ी बड़ी रथ यात्राएं निकल रही होती है, बड़ा बड़ा टेंट लग रहे होते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स हो रहे होते हैं, नेशनल मीडिया पे दिख रहा होता है, इंटरनेशनल मीडिया की यहाँ पे खबरें छप रही होती है। वो कैसे आ रहा है पैसा?
पूरे पेज में एक ऐड दे देनी, पूरा फ्रंट पेज घेर लेना। तुम्हें पता है कितना पेज कितने रुपए का लगता है वो? इंटरनेट पे सर्च करना, क्या चार्जेस है टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज को घेरने का। तो ये भी था। फिर यहाँ पे मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं होती, वो तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। लिटरली हम सिर्फ 3 चॉइसेस पे कन्फाइंड हो चुके हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को बाहर रखते हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। कांग्रेस से दुखी हो जाएंगे, बीजेपी को वोट दे देंगे, बीजेपी से दुखी हो जाएंगे, कांग्रेस को वोट दे देंगे, दोनों से दुखी हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे हम, तब भी वोट देंगे। तो यहाँ पे लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस है। फंडामेंटल प्रिंसिपल सबके सेम ही रहते हैं। तो हमें पॉलिटिकल पार्टी के रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। हमें एनकरेज करना है ज़्यादा इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टीज में। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस का। डिसीजन टेकिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हमें डेवलपमेंट इंकरेज करनी है, पॉलिसीज़ को इनोवेट करना है, क्लियर रखना है। हमें कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट रखना है इन पॉलिसीज़ को लेके, ताकि वोटर्स एंगेज हो सके। हमें इम्प्लीमेंट करने हैं अलग अलग मेजर्स, ताकि मनी का इन्फ्लुएंस कम हो सके। हमें क्या करना है, रेगुलर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी, लोगों को रिपोर्ट देनी पड़ेगी, एक मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंटेबिलिटी टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये जब हम करेंगे तो इससे हम एक पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर पाएंगे, और जब हम ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर पाएंगे तो हमारी डेमोक्रेसी भी रिफॉर्म होगी। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया है, वीडियोस इंटरेस्टिंग लगी हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली किसी और वीडियो में, एक नई वीडियो में, जहाँ पे हम एक दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे इसी का ही। तब तक के लिए बाय।